हेलो एंड वेलकम टू दिस कमोडिटी स्पेशल शो। कमोडिटी स्पेशल इसलिए क्योंकि सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पे इस समय कामकाज कर रहा है। कॉपर भी पीछे नहीं है, वो भी रिकॉर्ड स्तरों पे ही कामकाज कर रहे हैं। क्रूड में हलचल फिर से देखने को मिल रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस है, टेंशन है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उसका दबाव जो है वो क्रूड के दामों में भी देखने को मिल रहा है। सो इस जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट के बीच में सोना चांदी कितना और चल सकता है, क्योंकि पिछले एक साल में देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स जो रहे हैं सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बीच में वो सोना और चांदी ही रहे हैं। और सोने से ज़्यादा चांदी में एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है और रिकॉर्ड रिटर्न्स भी हमको चांदी से ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सोना एक बार फिर 1,45,000 के बहुत करीब पहुंच चुका है। एज फार एज द इंडियन रुपीज़ आर कंसर्न, रुपये की बात कर रही हूँ, 1,45,000 प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी जो है, जो सिल्वर फ्यूचर्स है, वो 3 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही है, मिस वंदना भारती। शी इज़ हेड कमोडिटी रिसर्च एट SMC ग्लोबल। वंदना, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे याद है कि हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तो सोना 1 लाख के बहुत करीब था और चांदी तो कहीं था ही नहीं, पर अब तो चांदी आगे चला गया। जी गीतू, आपको, आपकी टीम को, व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से ये रैली हुई है ना, इसे हम रैली ना कह के बोले कि एक्सप्लोजन है ये। तो सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन है और यहाँ पे अभी ये रुकती हुई भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे वंदना? जिस हिसाब से हमारे प्राइसेस है, 1,45,000 के बहुत करीब सोना, 3 लाख के पार चांदी, अब हमें क्या करना चाहिए? जो ट्रिगर्स हम लोगों ने 2025 में आता हुआ देखा था, तो लगा था कि कुछ चीजें यहाँ पे सॉफ्ट हो सकती हैं, लेकिन वो स्टैंड जो है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है, चाहे वो टैरिफ का हो या जियोपॉलिटिकल टेंशंस का हो। जी। और जैसा ट्रम्प यहाँ पे वो बोलते थे कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक के बाद एक कंट्री वो कवर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस है वो यहाँ पे बढ़ेंगी, और जबकि अभी इंटरेस्ट रेट कम होने की शुरुआत भी नहीं हुई है 2026 की। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रीजंस हैं और सेंट्रल बैंक्स का रिकॉर्ड स्तर पे बाई करना, जी। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाएंगे। और $5,000 इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि इसके लिए हमें सेकेंड हाफ ऑफ 2026 का वेट करना होगा। मुझे लग रहा है कि 2026 के फर्स्ट हाफ में ही हम आता हुआ देख सकते हैं। और अच्छा। इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी, जब चाइना ने US ट्रेजरी को डंप करना शुरू करा था और डी डॉलराइजेशन की जो एक मेजर जो मुहिम थी वो चली थी। फिर ब्रिक्स का आया, फिर हम लोगों ने जब अब 2.0 ट्रम्प का देखा है, तब ये नवस्तित ज्यादा है। और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिस तरीके से न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं, एक साल में उन्होंने अपने 66 अलायंसेस से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ करा है। और जिस तरीके से थ्रेटनिंग आ रही है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि डॉलर पे एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा कम हुआ है। पहले भी कम हो रहा था, अब तो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो जितनी स्पीड से डी डॉलराइजेशन होगा, मनी फ्लो होगा, जी। तो अभी तो हमें वॉर वगैरह दिख रहा है, लेकिन अंडरटोन जो सोना के लिए जो था स्ट्रॉन्ग, वो 2008 से ही बन रहा था, और यूक्रेन वॉर ने इसे और भी ज्यादा जी। स्ट्रेंथ मतलब दिया था। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें वहीं की वहीं धरी हुई हैं 2026 में। इनफैक्ट वर्स होती जा रही है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सोना अभी भी फिलहाल बढ़ता रहेगा। लगातार 14 महीने यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग करी है, वो भी रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे। तो सोने के लेवल्स क्या होंगे जो आप देखते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर्स में भी डील करती हैं और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देती है। रेजिस्टेंस तो किसी को नहीं मालूम, पर सपोर्ट मेजर कहाँ है गोल्ड के लिए? और यहाँ से आपने कहा कि $5,000 के आसपास आप इंटरनेशनल मार्केट में सोने को देखती हैं और फर्स्ट हाफ में ही देखती हैं, तो गिरावट पे खरीदना है, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। ये है कि गिरावट पे खरीदना है, और वो जो आपको खरीदना है वो बहुत क्विकली खरीदना है। 2025 में एक फियर फैक्टर भी था। लोग पिछले रैली से सिल्वर को कंपैरिजन कर रहे थे कि 90% टूटी थी 80 में, फिर 2011 में ये 70% टूटी थी। जबकि इस बार का जो सिनेरियो था बिल्कुल यूनिक था। ये कमोडिटीज क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में आ गई, नेशनल सिक्योरिटी की लिस्ट में आ गई। ये इतनी मतलब स्कैरसिटी इसकी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब सोने की बात की जाए, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो रैली है, इट इज ड्रिवन बाय फिजिकल डिमांड। क्योंकि अभी भी अब देखेंगे तो जो हमारा जैसे डेरिवेटिव मार्केट है, ये आगे का ट्रेंड बताता है। जैसे मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये मार्च के प्राइसेस को बता रहा है। तभी भी वो जो है अभी करंट मार्केट प्राइस के फिजिकल मतलब प्राइसेस से वो नीचे की तरफ ट्रेड हुआ है। यानी कि फिजिकल में जो डिमांड है, जो 2025 में बनी थी, वो स्ट्रांग होती हुई दिख रही है 2026 में। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि $4,500 नीचे एक सपोर्ट बनेगा। उससे ज्यादा का सपोर्ट फिलहाल मुझे लग रहा है कि आता हुआ दिख रहा है। और ओके। अपसाइड में आप यहाँ पे
पे 5000 फिलहाल लेके चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो पोर्टफोलियो चर्निंग है गीतू, वो बहुत स्पीडी उसमें करना होगा, ओके। क्योंकि गोल्ड ने जब भी 2 3 4 5% का भी फॉल दिया ना, बड़ी क्विक और बहुत एग्रेसिव मूव आई है और विद वॉल्यूम आई है। तो हेल्दी ट्रेंड को बता रहा है। मुझे लग रहा है कि $4500 यहाँ पे मिले, 46 4500 $। अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि भारतीय बाजार में 1,38,000 36,000 एक लेवल रहेगा, जहां अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा सोने का चाल, लेकिन सिल्वर को देखें तो अभी भी $93 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में है और $100 के बहुत करीब। और मुझे याद है जब 60 को पार करा था तो सब बोल रहे थे कि 60 के बाद तो ये फिसलता है, वो इसी 80% करेक्शन 70% करेक्शन, 60 को तोड़ के 90 भी पार गया। अब यहाँ से कहाँ? सिल्वर की कहानी बिल्कुल ही अलग है। सिल्वर पे बहुत प्रेशर है गीतू। एक स्टूडेंट है जिसको कि आईएएस भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, सब कुछ बनना है, शायद यही एक कहानी है सिल्वर की। इसने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में भी डाला, नेशनल सिक्योरिटी की लिस्ट में डाला। इंडिया में बात करें तो इसमें कोलेटरल पे लोन मिलेगा। ये सिल्वर वेयर भी है, ये ज्वेलरी भी है, इसमें ईटीएफ भी है। मुझे लग रहा है बहुत प्रेशर है इस कमोडिटी पे। और इस कमोडिटी पे बहुत ज्यादा प्रेशर अचानक से आया, क्योंकि 10 साल पहले हम एआई की बात करते ही नहीं थे। एआई में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सिल्वर का हो या कॉपर का हो। दो कमोडिटी को बहुत ज्यादा खपत कर रही है ये दोनों डिमांड। फोटोवोल्टाइक भी बहुत ज्यादा है। आने वाली 2030 में जिस तरीके से बात हो रही है कि हम रिन्यूएबल पे जाएंगे, जितना रिन्यूएबल पे जाएंगे उतना सिल्वर और कॉपर पे प्रेशर आएगा और उतना ज्यादा वीक होगा हमारा क्रूड ऑयल। तो ये कोरिलेशंस चल रहे हैं यहाँ पे, और इसका हम लोगों ने एनर्जी मिक्स में भी मतलब एक फर्क आता हुआ देखा। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर, अब यहाँ पे फिजिकल की बात की जाए तो दुबई में ये $160 आ चुका है, हांगकांग में $105 आ चुका है, चाइना में $110 आ चुका है। ये कॉमिक्स है जहाँ पे 95 से नीचे है। तो ट्रिपल डिजिट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, $100 आने में। और मुझे लग रहा है कि भारतीय बाजार सबसे हेल्दी है अभी, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं देखा है। एमसीएक्स और स्पॉट के बीच में हमारा बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है यहाँ पे। ये एक बहुत हेल्दी मार्केट की निशानी है। नहीं तो आपको चाइना में बहुत प्रीमियम पे मिल रहा है फिजिकल सिल्वर, यूएस में बहुत फिजिकल प्रीमियम पे मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही रहेंगे। हमारा बाजार हो सकता है कि इस हफ्ते, अगले हफ्ते, बहुत कम दिनों में ही 3,35,000 का लेवल आता हुआ देखे। 3.5-4 लाख अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है सिल्वर के लिए। लेकिन डाउनसाइड अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि कैप्ड है। और मुझे लग रहा है कि अगर 2,88,000 से 2,78,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वहां पे हमें एक बार एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ये भी सुनने में आया क्योंकि ईटीएफ फ्लोज में सिल्वर के ईटीएफ फ्लोज बहुत ज़्यादा है और उसके चलते हुए, क्योंकि ईटीएफ में अगर आप निवेश करते हैं तो उतना ही फिजिकल फॉर्म में उन्हें एसेट रखना पड़ता है, तो जो सिग्निफिकेंट सप्लाई है सिल्वर की वो ईटीएफ की तरफ जा रही है, ऐसा भी है? जी गीतू, यही कारण है कि जब हम वेयर हाउस की इन्वेंट्रीज को ट्रैक करते हैं तो आपको ऑन चार्ट वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आपको लगेगा कि जब इन्वेंट्रीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं तो प्राइसेस क्यों हायर साइड जा रहे हैं, क्योंकि निगेटिव कोरिलेशन है। अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो प्राइसेस को नीचे आना चाहिए। यहाँ इन्वेंट्रीज हायर साइड है और प्राइस से बिल्कुल हायर साइड है। इसका एक कारण है कि हमारे पास फ्री सिल्वर कम है। फ्री सिल्वर का मतलब है कि जो हम मतलब इमीडिएट डिलीवरी ले सकते हैं वो बहुत कम है, लॉक्ड है। और जो बाकी जो सिल्वर पड़े हुए हैं या गोल्ड है वो ईटीएफ को बैक्ड वाले मतलब कि वो फिजिकल पड़े हुए हैं वॉल्ट्स में। तो एक चीज ये बहुत जानना जरूरी है, और ये जो हमारा इन्वेंट्रीज है ये हमें ट्रूली, जो हम पहले मतलब कि उसको लेके एक एनालिसिस करते थे, वो चीजें आप यहाँ पे बदल रही है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कितना फ्री गोल्ड और फ्री सिल्वर है और कितने कैंसल वारंट्स है यहाँ पे। तो कैंसल वारंट से बढ़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है। दूसरी चीज ये है कि फ्री सिल्वर बहुत ज्यादा कम है और ईटीएफ के उससे रखा हुआ है, सपोर्ट में रखा हुआ है वो एवरेज में। तो इसकी वजह से भी प्राइसेस बहुत हायर साइड है। और एक फिजिकल वर्सेस पेपर का बहुत बड़ा टसल है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाए तो कॉमिक्स में 1% की डिलीवरी होती है। जितने भी हमने यहाँ पे पोजीशंस लिए हैं बाय में, तो हम सिर्फ 1% डिलीवरी पे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको अवेलेबल है 1 आउंस का गोल्ड, उसके अगेंस्ट आप 400 से ज्यादा पोजीशंस बन रही हैं कॉमिक्स में। मतलब अगर 1 आउंस गोल्ड फिजिकल में अवेलेबल है तो पेपर में वो 400 आउंस का हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक वॉलेटाइल टाइम मतलब दिख रहा है, और इसमें डर है यहाँ पे कि अगर फिजिकल डिलीवरी में 2-3% लोग भी आ गए तो क्या कॉमिक्स या फिर अदर एक्सचेंजेस वो सक्षम होंगे इतने फिजिकल डिलीवरी देने में। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। तभी लगता है कि ईटीएफ या फिजिकल, ये दोनों फिलहाल अभी एक सेफर ऑप्शन है
बाइंग के लिए। चलिए कॉपर की बात करते हैं। कॉपर को नया सोना माना जाता है, कॉपर इज न्यू गोल्ड, क्योंकि अब कलर भी बहुत मिलता है। तो लेकिन ये भी रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। कॉपर के पीछे क्या स्टोरी है? कॉपर आई नो कि इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज़्यादा होती है, पर ये कोई नई खबर तो नहीं है, पहले से ही थी। इज इट सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो अब फिर से इसमें उभर के आ रहे हैं? ये तो एक चीज मैंने देखा है यहाँ पे, ये जो कमोडिटीज हैं, पहले क्या होता था कि माइनर्स बेचते थे और कंपनीज लेती थी, और कंपनीज लेती थी तो एक्सचेंजेस के थ्रू लेती थी, या मैन्युफैक्चरर्स लेते थे तो माइनर्स के थ्रू लेते थे। अब चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, ये एक पॉलिटिकल कमोडिटी हो गई है, एक वॉर है। और ये वॉर है, ये मतलब कंपनी के लेवल पे नहीं है, ये कंट्री के लेवल पे है। अब कंट्रीज, अब ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, वो कॉपर की सप्लाई को सिक्योर करना चाह रहे हैं। वो ट्रम्प बोलते हैं कि मैं सिल्वर की सप्लाई को सिक्योर करूंगा, चाइना बोलता है कि मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। यानी कि ये जो डिमांड सप्लाई और जो होल्ड करके फ्यूचर सप्लाई को सेफ गार्ड करने के लिए अब कंट्री सामने आ रही है। अब सैमसंग ने $80 पे उन्होंने कहा कि हमें आप 2 साल का सप्लाई दो, और उन्होंने कनाडा के माइन से यहाँ पे अग्रीमेंट किया। ये चीजें मतलब नहीं होती थी। तो अब एक चीज तो पता है कि सेफ गार्ड करने के लिए या तो वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट करते, जैसे पहले हम क्रूड में देखते थे कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करके चलते थे। अब ये वॉर ऑन मेटल्स है। कंपनी से लेके, कंट्री से लेके, ईटीएफ होल्डर, हर लोग सिक्योर करने चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से लेके अपने यूनिट तक, कि हमारे पास इतना फिजिकल होना चाहिए। तो जो फिजिकल की जो मारा मारी है, ये बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास 2-3 कंट्रीज हैं, जैसे कि पेरू है, मेक्सिको है, चाइल है, कॉपर में 3 कंट्रीज हैं, और मेजरली इनके पास ना 70% का होल्डिंग होता है। अब यहाँ पे इनके जो माइंस है वो पुराने हो चुके हैं। अच्छा। और वहां पे जो उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, पुराने माइंस हो चुके हैं। और कुछ माइंस ऐसे हैं जिसमें कि डैमेजेस हुए हैं, फ्लड को लेके ग्रासबर्ग का आप देख रहे हैं। अब वो 2026 में भी वो वापस आने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से माइंस का बाहर जाना, मतलब अब आप 2026 में भी उससे सप्लाई नहीं एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, कि इन एडवांस फ्यूचर के डिमांड को देखते हुए लोग स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाहे वो कॉपर हो वो भी यहाँ पे बढ़ा। आपने एल्यूमिनियम में भी बहुत ज्यादा स्पाइक आता हुआ देखा होगा, निकल में बहुत ज्यादा स्पाइक आया है। तो मुझे लग रहा है, चाहे आप स्टील प्राइसेस देखें, तो सारे मेटल्स जो है ना, ये एक फोमो नहीं है, एक ये है कि फिजिकल सप्लाई को सिक्योर करना कंट्री के बेसिस पे और कंपनी के बेसिस पे। ये एक बहुत बड़ा अहम मतलब ट्रिगर है रैली में। तो मारामारी चल रही है फिजिकल सप्लाईज के लिए। चलिए अब क्रूड की बात करते हैं। क्रूड जो है वो हम मेजर इंपोर्टर है इंडिया, तो अभी तक तो क्रूड ने हमको सहारा ही दिया है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, क्योंकि दाम नीचे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रुपये की जो वीकनेस है उसमें हमारे जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था वो थोड़ा बहुत नगेट हो गया है। लेकिन अब फिर से टेंशन कहाँ? पहले तो वेनेजुएला के ऑयल को लेके जो ट्रम्प साहब के उन्होंने जो किया है वो हमको पता ही है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से शुरू हो चुका है। उसके बाद यूक्रेन और रशिया के बीच में झड़प तो चल ही रही है, कहीं पे कुछ संभलता दिख नहीं रहा। ग्रीनलैंड की बात हो रही है, क्यूबा की बात हो रही है, अब क्या क्या बात नहीं हो रही। और क्रूड जो है थोड़ा बहुत उछला, $65 के पास आया, उसके बाद थोड़ा बहुत थम गया, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा देश कब क्या कहाँ अटैक करेगा। पर क्रूड में हमने रिजिलियंस देखी है, ये कहीं जा नहीं रहा, दायरे में ही कामकाज कर रहा है। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? और आपको लगता है कि क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जो आने वाले समय में उछल सकती है या फिर नीचे जा सकती है? व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द क्रूड राइट नाउ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो अभी कमोडिटीज का जो साइकिल है उसमें सारी कमोडिटीज ने लगभग यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, लेकिन एनर्जी काउंटर ने नहीं करा। और यही वजह है कि मैं कहती हूँ कि ये जो रैली है ये बिल्कुल स्पेकुलेटिव बबल नहीं है। यहाँ पे इसके पीछे डिमांड भी है और सप्लाई क्रंचेस भी हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आप स्पेकुलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। जैसे ही वो निकलेंगे एक आएगा मतलब क्रंच। लेकिन जब क्रूड की बात की जाए ना, तो ये एनर्जी मिक्स में बहुत बड़ा चेंजेस है। पहले क्रूड का यहाँ पे या फॉसिल फ्यूल का यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था, जो कि अब यहाँ पे धीरे धीरे रिन्यूअल का बढ़ रहा है। तभी मैंने कहा था कि जितना रिन्यूअल बढ़ेगा उतना कॉपर का डिमांड बढ़ेगा और क्रूड यहाँ पे गिरेगा। जबकि सप्लाई साइड जो है ना वो यहाँ पे एम्पल है। जैसे आप कॉपर में ले लो तो मैंने 3 कंट्री आपको गिनाया कि चाइल है, पेरू है, मेक्सिको है, यहाँ पे कॉपर मिलता है। लेकिन जब आप क्रूड की बात करेंगे, वो यूएस में भी है, कनाडा में भी है, वो एशिया में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है। तो इस पूरी तरह से एम्पल सप्लाई है हमारे पास। रादर हमें यहाँ पे सप्लाई को कट करना पड़ा था इसके डिमांड को, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $55 एक बहुत की सपोर्ट लेवल है, जहां पे इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से गया तो $50
बहुत क्रूशियल लेवल है, जहां पे 2026 में मान सकते हैं कि ये लेवल आ सकता है एक बारी, क्योंकि सप्लाई साइड ज्यादा है। जबकि अपसाइड $80 लगाया, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि इस बार हम 68 70 से ऊपर देखेंगे। हाँ, एक कारण है जो कि इसको एकदम से दे सकता है अपसाइड, वो हमेशा ही होता है क्रूड ऑयल फैक्टर में। जब आप सुनेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, या पनामा कैनाल है वहां पे कुछ प्रॉब्लम आई है, एक वहां पे अगर मान लीजिए कि टैंकर भी स्टक हो जाता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर बिल्कुल बढ़ते हैं और वो $20-25 तक बढ़ जाते हैं। करेक्ट। तो मुझे बस वो फैक्टर लग रहा है कि या तो सप्लाई साइड कहीं से बंद हो जाए, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रूड सप्लाई के लिए। 40-50% क्रूड वहां से सप्लाई होता है वर्ल्ड का। तो अगर मिडिल ईस्ट वहां पे जाके उस चीज को अगर छेड़े कि मुझे इसको बंद कर देना सप्लाई साइड को, तब जाके हम क्रूड प्राइसेस को इग्नाइट होता हुआ देख सकते हैं। $10-15 का प्रीमियम आना कोई बड़ी बात नहीं रही है। हमेशा जब भी यहाँ पे एक बना है सप्लाई डिसरप्शन इसकी वजह से, तो हम लोग 10-15-20% का उछाल आता हुआ देखा है। अगर नहीं तो प्राइसेस जो है वो $50 से लेके $65 में ऑक्सिलेट करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे, और यही इसका मेजर यहाँ पे ट्रेडिंग जोन रहा है। एक और यहाँ पे तुरंत का मैं एक बताना चाहूंगी मूवमेंट, जब यहाँ पे ईरान से बात हो रही थी कि ईरान पे अटैक करेगा यूएस और सपोर्ट करेगा वहां पे जो विरोध कर रहे हैं उनको, क्रूड के प्राइसेस यहाँ पे $62 के करीब गया। और जैसे यहाँ पे ट्रम्प साहब ने बोला कि नहीं भाई हम यहाँ पे इन्हें मतलब हम अटैक नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा है कि वो मतलब जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं करेंगे, वहीं पे क्रूड ऑयल प्राइसेस एक दिन में बड़ी गिरावट आई थी। तो जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन है सिर्फ वो देगा, अदरवाइज सप्लाई साइड स्मूथ है, इसे लोअर बैंड में होना चाहिए, और वो है $50 से लेके $65 का। कमोडिटी एक्सपर्ट्स जो है वो रुपी को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। अगर हम INR डॉलर को देखें तो एक बार फिर हम 91 के आसपास आ चुके हैं। आज तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है रुपी में। INR फैक्टर को आप कैसा देखते हैं? क्या लगता है आपकी वीकनेस और बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन? हम लोगों ने इसे 9 मंथ से यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ देखा है। 83.7 से हम लोगों ने 91 आता हुआ देखा है। ये एक कंसर्न तो है, क्योंकि अगर इसको हम गोल्ड और सिल्वर में मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें तो दर्शक अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 90 से 91 रुपी हो गया, तो एक गोल्ड पे कितना असर आएगा? 10 ग्राम का हमारा प्राइसिंग होता है, उस पे लगभग हमारा आता है 1400 से 1500 का, यानी कि हम 1400-1500 प्रीमियम पे काम करने लगते हैं। प्राइसेस वही रहती हैं। अगर सिल्वर की बात की जाए तो ये 1600 से 1700 हो जाता है। तो हर ₹1 जो हम डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहे हैं, वो इतना प्रीमियम हमारे गोल्ड सिल्वर पे ऐड कर रहा है, प्लस यहाँ पे कमोडिटीज पे ऐड कर रहा है। तो आपने बड़े अच्छे से समझाया यहाँ पे कि क्रूड के प्राइसेस तो लोअर साइड है, लेकिन INR का यहाँ से डिप्रिशिएट होना, ये उसमें उसके मतलब क्रूड के प्राइसेस के कम होने को थोड़ा सा नलीफाई करता हुआ नजर आता है, और वहां पे वो थोड़ा सा न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस अगर यहाँ पे $50 जाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना INR 88-89 होता है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। और दर्शकों से एक चीज बताना चाहूंगी, अगर मान लीजिए कि हमने $80 देखा था 2025 में क्रूड को आता हुआ, अब यहाँ पे 55 है, $15। $10 के फर्क से हमारे GDP में 0.5% का इजाफा होता है। यानी कि $10 क्रूड प्राइसेस कम हुए तो वो हमारे GDP में अपने आप कंट्रीब्यूट करेगा, इन्फ्लेशन और कॉस्टिंग को कम करते हुए 0.5% हमारा GDP एड ऑन होता है। तो ऐसे मतलब कि क्रिटिकल टाइम में अगर क्रूड संभला हुआ है तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। करेक्ट। वंदना, वन लास्ट क्वेश्चन, बजट आने वाला है, बजट में सोना चांदी को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती है या कमोडिटी को लेके कुछ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग? मतलब एक्सपेक्टेशन है कि तो इन्हें मतलब कि हमारे मार्केट को ना फ्री करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अगर आप देखिए ना चाइना की मार्केट कितनी आगे बढ़ गई। हम बोलते हैं कि हम पूरा मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट है। क्रूड अगर आप कमोडिटी मार्केट को यहाँ पे डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म को फ्री नहीं छोड़ेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी। आप स्पॉट मार्केट आपका स्पाइरल हो रहा है और ये मार्केट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप देखिएगा गोल्ड सिल्वर क्रूड है तो बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो यहाँ पे हमारे किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। 2 साल में जो ऑयल इंडस्ट्री है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है, उनकी बहुत हालत बुरी थी, किसान बहुत परेशान थे। उनको प्लेटफॉर्म चाहिए यहाँ पे वायदा बाजार में हेज करने का, FPOs है। एक तो वो चीज है कि वो मतलब अलाउ करे सरकार। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि कुछ चीज यहाँ पे बजट पे मैं ध्यान देना चाहूंगी। सब चीजें हो रही हैं, यहाँ पे सब्सिडीज मिल रहे हैं, वहां मुझे नहीं बोलना, और ज्यादा सब्सिडीज तो बहुत बड़ा बोझ है। मुझे कहना है कि आप मार्केट
सप्लाई करिए, मार्केट का मतलब कि पेनिट्रेशन बढ़ाइए रिमोट एरिया में, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हमें पता है कि रिमोट एरिया में मार्केट नहीं मिल रहा। वो एक्सक्लूसिव चीजें उगाते हैं लेकिन उनको वो मार्केट नहीं मिलता। तीसरी बात है कि ई नाम यहाँ पे है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव करना होगा, ताकि किसान जो रिमोट एरिया में है वो जान पाए कि हमारा जो अनाज है या फसल है इसका एक्चुअल प्राइस है क्या। अब ब्लैक वीट अगर आप अमेजोन पे देखेंगे कि वो 130 पर केजी है, लेकिन हमारे यहाँ किसान उसको पता है 30 रुपीज में, 28 रुपीज में बेच रहे हैं। ये गैप सरकार को कम करना होगा। डिजिटलाइजेशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। ई नाम प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ब्लॉक्स लेवल पे यहाँ पे ट्रेनिंग देनी होगी। और दूसरी चीज है कि मार्केट को आप उनके नजदीक ले जाइए, इंफ्रा बढ़ रहा है तो मार्केट को नजदीक ले जाना बहुत बड़ी बात यहाँ पे फिलहाल नहीं रह गई है। सोने को लेके कुछ हो सकता है, सोने और सिल्वर में कुछ ड्यूटीज में बदलाव कि नहीं? मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि जब 15 से 6 हुआ था ना तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़ के वो इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई थी। लेकिन एक चीज मुझे लग रहा है कि सरकार को अभी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, रादर गोल्ड को यहाँ पे हम सेफ गार्ड करके इनफैक्ट नॉर्मल सिटीजन्स पे इसको रखे। चाइना इसी तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। एक्यूमुलेशन करना, हम बोलते हैं कि ये डेड एसेट नहीं है, अभी बार बार हम बोलते हैं ना डेड एसेट है ये तो मतलब पड़ा रहता है। लेकिन इससे तो आपको कोविड से लेके हर समय मतलब इनफैक्ट इंडिया ने भी सोना को प्लेज करा है, तो मैं इसे डेड एसेट नहीं मानती। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी सी कम होती है तो थोड़ा सा असर जो है वो भारतीय बाजार में कम होगा। सरकार के पास बहुत ज्यादा रूम नहीं है, मतलब 15 से उन्होंने 6% करा है, लेकिन 1-2% हो जाए तो वो मतलब बेहतर रहेगा यहाँ के लिए। जी वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड मीट जहां पे इंटरेस्ट रेट कटौती की संभावनाएं बढ़ रही है, टैरिफ्स ऑन ईयू, इन सब के बीच में आज हमने उठापटक देखी है फिर से। कमोडिटी बाजार में खासतौर पर बुलियंस में गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए, कॉपर भी ऑल टाइम हाई पे है, क्रूड में एक रेंज, एक दायरा देखने को मिल रहा है। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।